हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें, और ये एमपी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए और रीट के एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ब्लूम का जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और यहाँ से सीटेट में हर बार क्वेश्चंस बनता है, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में, सबसे पहले तो हम कंसेप्ट की बात करेंगे, तो कि इस कंसेप्ट में क्या क्या है, फिर जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है ब्लूम का टैक्सोनॉमी, जो कि इसमें है कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है। इन पे जो टैक्सोनॉमी है ब्लूम का, ये 3 चीज़ों पे निर्भर है, कॉग्निटिव पे, अफेक्टिव पे और साइकोमोटर पे। तो यहाँ पे हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, और ये जितने सारे टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि ब्लूम्स के जो टैक्सोनॉमी है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। यह कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने क्या किया? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और इन्होंने 3 पक्ष में वर्गीकरण किया, 3 पक्ष बताया। किसका? शैक्षिक उद्देश्यों का। तो यहाँ पे पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। कार्यात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। तो फ्रेंड्स, ये ब्लूम ने 3 जो है शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्ष में डिवाइड किया है, वर्गीकरण किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कार्यात्मक। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ज्ञानात्मक के बारे में। तो यहाँ पे जो ज्ञानात्मक पक्ष है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से क्या है? संबंधित है। ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन का मतलब कि ये सीधी सीधी समझिए कि जहाँ कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है वहाँ मानसिक क्षमताओं से संबंधित बात हो रही है, और इसके उद्देश्य क्या है? उसको जो है सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर जो लो लेवल है उससे हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको जो है ब्लूम्स ने 3 पक्ष में बांटा। फिर जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके बारे में हम यहाँ पे बात किए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे यहाँ पे पहला है ज्ञान, समझ बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस में ये भी पूछता है कि जो सबसे उच्च जो है, जो उच्च लेवल है इसका, उसमें जो अंतिम लेवल है वो कौन सा लेवल है इसमें? तो हम सबसे आखिर में क्या करते हैं? मूल्यांकन ही तो करते हैं, तो हमारा मूल्यांकन होगा। और सबसे निम्न में जो बात होती है वो हम ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान माइंड में नहीं रहेगा, ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है समझ भी नहीं होगा, और उसका हम अनुप्रयोग भी नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे, संश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे, मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ज्ञान होता है। तो ज्ञान से, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज से ही तो स्टार्ट होता है। इसके बारे में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे तो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 भागों में बांटा हुआ है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू होता है फ्रंट से, जैसे कि होता है नॉलेज, ज्ञान। यहाँ पे है कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, जिसको हम मूल्यांकन कहते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे अगले, हम एक एक करके बात करते हैं इस पे। पहला था उसमें क्या? ज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉलेज। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे को आंकड़े या जानकारी को याद करना, जैसे कि प्रत्यास्मरण, रिकॉल आदि करने का प्रयास किया जाता है। ये नॉलेज के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है कि किसी बच्चे को कोई आंकड़े हो, कोई भी चीज़ हो, कोई टॉपिक हो, उसको जो है उसके जानकारी को हम याद कराना, उसको हम याद कराते हैं, प्रत्यास्मरण जिसे हम रिकॉल कराते हैं।
इसी को हम नॉलेज कहते हैं, इसी को हम ज्ञान कहते हैं, इसी के अंतर्गत ज्ञान आता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नॉलेज ज्ञान के बाद आता है बोध, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। इसमें जो बच्चों को ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, उसकी जो समझ होती है उसको डेवलप किया जाता है, जैसे कि अर्थ को समझना, समस्याओं को व्याख्या करना। जैसे कि अगर हम बता दिए किसी बालक को कि ये सपोज दैट मान लो कि ये पृथ्वी है, तो अब बच्चा जो है ये तो उसके अंदर ज्ञान आ गया कि ये पृथ्वी है, ये उसके नॉलेज में है, उसके दिमाग में है कि ये पृथ्वी है। लेकिन जब हम उसको बोध कराए यहाँ पे कि हम उसको कि पृथ्वी पर ये चीज़ें पाई जाती है, इतना पानी है, इतना पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो है मानव का रहना संभव है, और यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे सागर है, महासागर है, उसको अब हम नदियाँ हैं, झील है, तालाब है, उसको बताएंगे हम सारी चीज़ें, तो वो क्या होगा, तो उसको जो है वो फिर उसको वो व्याख्या करेगा। जब वो जानेगा तभी तो व्याख्या करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अनुप्रयोग, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। इसमें आत्मसात, जैसे कि एसिमिलेटेड जो होती है, जो हम एसिमिलेट किए रहते हैं, किए गए ज्ञान को जो आत्मसात किए रहते हैं, अपने अंदर ग्रहण किए रहते हैं, उस ज्ञान को क्या करते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना आदि, ये होता है अनुप्रयोग में। अगर हम बताएं हम बच्चों को कि ये पृथ्वी है, तो बच्चा तो ज्ञान उसके अंदर आ गया, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें संभव है वो भी पता हो गया। लेकिन अब बच्चा इसको एप्लीकेशन, जैसे इसका अनुप्रयोग कहाँ करेगा, ये तो उसके अंदर आत्मसात हो गया, एसिमिलेट हो गया, तो क्या करेगा, परिस्थितियों के अनुसार वो प्रयोग करता है, उसी को हम कहते हैं अनुप्रयोग। ज्ञान है उसके पास लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, जब परिस्थिति आएगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे चौथा है विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होती है, ताकि उसके तथ्यों को और निष्कर्षों को समझा जा सके। जैसे कि एनालिसिस, विश्लेषण तो वही होती है ना कि अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे खिलौना है, कोई गुड्डा है, उसका हाथ अलग, पैर अलग, इसका हेड अलग कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो ये एनालिसिस होती है, उसे विश्लेषण करते हैं। उसको हम भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होती है। जैसे हम आपको बताए हैं कि ये पृथ्वी है और उस पर ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर बच्चे को अब क्या करें, अब वो क्या करेगा ना, वो पृथ्वी को जो है ड्रॉ करेगा और बताएगा इतना यहाँ पानी है, यहाँ अर्थ है, यहाँ सागर है, यहाँ महासागर है, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ झीलें हैं, और यहाँ पे ये सिटी है, तो ये देश है। ये बच्चा क्या करेगा, अलग अलग भागों में उसको व्यवस्थित करेगा, उसके निष्कर्ष को निकालेगा, समझेगा। ये विश्लेषण होता है। अब आते हैं हम संश्लेषण की बात करते हैं। संश्लेषण क्या है इसमें, जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। तो इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कंसेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट निकालना, और जैसे कि तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना। जैसे कि अगर हम बता दिए तो बच्चा तो अलग अलग पृथ्वी पे सब कुछ तो बांट दिया, डिवाइड कर दिया, लेकिन अब उसे क्या करना है, सिंथेसिस करना है। उसे क्या करना है, उसी कंसेप्ट और उसी रूल के अकॉर्डिंग जैसे वो अलग अलग किया था उसी तरीके से वो संश्लेषण करेगा, सिंथेसिस करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, संपूर्ण जानकारी को उसको जोड़ेगा। तो उसी पे क्या होता है कि वो बिना तर्क के तो नहीं जोड़ सकता है, उसमें वाद विवाद होगा और निष्कर्ष भी होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पॉइंट अच्छे लग रहे होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम छठवां पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या है लास्ट वाला, मूल्यांकन, जिसे हम इवेलुएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा। अब बालक को जो है हमने तो पूरा संपूर्ण जानकारी दे दी, ये पृथ्वी है, इस पे ये चीज़ें संभव है और ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बच्चा क्या किया, उसको अलग अलग भी करा
और उसको सिंथेसिस भी किया, उसको कलेक्ट भी किया, उसे जोड़ा भी, और फिर लास्ट में क्या किया कि मूल्यांकन किया कि इतना करने के बाद हम सीखे क्या। यही होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब आते हैं हम फ्रेंड्स, जो हमारा पक्ष था दूसरा, पहला तो ज्ञानात्मक हुआ, दूसरा है भावात्मक पक्ष। अब इसमें है अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं इसको। इसमें वो तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे कि तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि चलिए बेटा, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया और आपने कमेंट भी कर दिया, आप तो बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब आप हमारे वीडियो तक पहुँचे हैं, आप पढ़े हैं, इसका मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे। आपका जो है भावना आपके अंदर से ये हुआ कि चलो हमारी तो तारीफ हुई। जैसे कि हम अपने घरों में छोटे बच्चों को देख लेते हैं, अगर उनसे हम कहें कि बेटा ये चीज़ें लो, अगर कोई चीज़ कुछ मांगे, अगर वो ला दिया तो बोले शाबाश बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये क्या होता है, भावात्मक पक्ष होता है, ये अफेक्टिव डोमेन होता है। इसके अंतर्गत तारीफ भी आएगा, उत्साह भी आएगा, प्रेरणा भी आएगा। इसके भी फ्रेंड्स 5 भागों में बांटा गया है। किसको? अफेक्टिव डोमेन को। तो यहाँ पे हम 5 भागों के डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको जान लेते हैं कि ये 5 भाग कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, बनते ज्ञानात्मक पक्ष से ही हैं, कॉग्निटिव डोमेन से ही बनते हैं। अफेक्टिव डोमेन से क्वेश्चंस बाय द वे 1-2 कभी बन जाते हैं, लेकिन सीटेट में अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे आग्रहण या ध्यान देना, जैसे कि रिसीविंग और अटेंडिंग। दूसरा होगा अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, आकलन, वैल्यू, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा यहाँ पे लास्ट होगा 5वां, ये होगा मूल्यों का चरित्रकरण, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू। ये हमारा जो है 5 होगा। ये कौन से 5 भागों में बांटा गया है? किसको? अफेक्टिव डोमेन को, भावात्मक पक्ष को बांटा गया है, और ज्ञानात्मक पक्ष को, जो कॉग्निटिव जो डोमेन था, उसको हम 6 भागों में बांटे थे। यहाँ पे इसको 5 भागों में बांटा गया है अफेक्टिव डोमेन को। फ्रेंड्स, ये पूछ लेता है क्रम। लास्ट वाला है जो ये जो तीसरा वर्गीकरण है ब्लूम का, वो है क्रियात्मक पक्ष, जिसको हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या होता है ना कि शारीरिक हलचल, जैसे मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। जैसे क्रियात्मक पक्ष, जैसे कि ऐसे ही मालूम चल रहा है कि हम अपने शारीरिक शरीर के द्वारा अपने फिजिकल से कुछ वर्क करें या कोई भी काम करें, कोई भी, तो उसमें क्या आता है ना कि ये साइकोमोटर डोमेन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पे कुछ जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ब्लूम के वर्गीकरण के 3 डोमेन हैं। बताना है आपको कौन कौन से हैं 3 डोमेन। ए ऑप्शन है सामाजिक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। बी है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। सी है सामाजिक, भावात्मक और मूल्यांकन। डी है संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोगत्यात्मक। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन एलिमिनेट करने का आसान तरीका तभी होगा जब आप पूरा कंसेप्ट को पढ़े होंगे, आप समझे होंगे, तभी आप जो है अच्छे से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे है सामाजिक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो सामाजिक से तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्लूम ने सामाजिक पे तो कोई वर्गीकरण नहीं किया है। यहाँ पर भी देखिए सामाजिक है, और डी वाले में देखिए प्रशिक्षण की बात तो इसने की नहीं है। तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी ही तो बचा जो करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक होगा कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक होगा अफेक्टिव डोमेन, और मनोगत्यात्मक होगा साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे हमारा 3 था। ये तीनों क्या हुआ? ब्लूम के वर्गीकरण है, शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण है ये ब्लूम के। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा छात्रों को भावनाओं, दृष्टिकोण और हिंसों से संबंधित है? इसमें कौन सा पक्ष है जो छात्रों के भावनाओं के दृष्टिकोण से, हिंसों से संबंधित है? सामाजिक है, भावात्मक है, मनोगत्यात्मक है, विकासात्मक है। तो यहाँ पे विकासात्मक की बात तो उन्होंने की नहीं, सामाजिक की बात की नहीं। अब आ गया यहाँ पे जो भावना से बात होती है, जैसे कि हम भावनात्मक, यहाँ पे भावात्मक पक्ष होगा, अफेक्टिव डोमेन में ये बात होती है, इसमें हिंसा भी हो जाएगा
छल कपट हो जाएगा, खुशी भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंदर भावना से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो भावात्मक पक्ष में आता है, तो ये अफेक्टिव डोमेन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। कौन सा न्यूनतम स्तर है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बताएं न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब कि जो आपका यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में 6 भागों में बांटा गया है संज्ञानात्मक पक्ष को, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे आता है ज्ञान, नॉलेज। तो यहाँ पे बात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। न्यूनतम पूछा है तो ज्ञान होगा यहाँ पे, फिर बोध या समझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पे ऐसे 6 भागों में बांटा गया है संज्ञानात्मक पक्ष को, कॉग्निटिव डोमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन किस चीज़ से संबंधित है? किससे संबंधित है ये? भावात्मक पक्ष से संबंधित है कि विकास के चरण है ये, कि संज्ञानात्मक पक्ष है, कि मनोगत्यात्मक पक्ष है? यहाँ पे है भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। विकास के चरण की इन्होंने तो कोई बातें नहीं की है ब्लूम्स ने। अब आते हैं यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष जो कॉग्निटिव डोमेन है। तो यहाँ पे यही हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसी को ही तो ब्लूम ने 6 वर्गों में बांटा है, आपको मैंने अभी बताया है। इसी को 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले जो न्यूनतम होगा ज्ञान होगा, फिर समझ होगा, फिर अनुप्रयोग होगा, फिर विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण होगा, और लास्ट में जो उच्चतर होगा, जो उच्चतम होगा, वो होगा मूल्यांकन। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं या कोई भी, मान लीजिए आप सपोज दैट हम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देना है हमको, और हम उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जब हम पेपर दे के आते हैं तो देखते होंगे कि हमने अपने पेपर को मिलाना शुरू कर, अपना मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन इसमें सही किया है और कौन सा गलत हो गया है। ये ही होता है हमारा मूल्यांकन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये क्या करता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि निम्न में ज्ञान हो जाएगा, और उच्चतम स्तर में जो प्रतिनिधित्व करता है वो होता है मूल्यांकन। लास्ट में हम मूल्यांकन ही तो करते हैं। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स इतना ही था, लेकिन इस पे हम एक अलग से और वीडियो बनाएंगे, ताकि इस पे जो रीट में, एमपी टेट में, जो सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आया था, एक क्वेश्चंस आया था, उसी भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आएंगे सीडीपी का, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो इसके पहले हमारे चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और जो है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। और जिन हमारे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से रह गया है, उनको तो समझिए इस बार सीटेट पक्का ही क्लियर करवाना है, क्योंकि क्लियर करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो है बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम हैं, उन्हें तो क्लियर करना है ना, इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।